हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिताक्षी केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का तीसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। पहला लेक्चर में हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर और कुछ बेसिक केमिकल बॉन्डिंग सीखी थी। दूसरे लेक्चर में हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था और ये तीसरा लेक्चर में अभी हम देखने जा रहे हैं आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अभी पहला हम सीखेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग। तो आज अभी हम सीखने वाले हैं आयोनिक बॉन्डिंग। मैं जब आयोनिक बॉन्डिंग कहता हूं तो आपके दिमाग में कुछ आयंस के रिलेटेड आया होगा। आयंस मतलब क्या है बेटा? आयंस मतलब क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मतलब क्या? कैटायन एंड एनायन। आयोनिक बॉन्डिंग मतलब क्या हो गया फिर? कैटायन और एनायन के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। तो अभी आयोनिक बॉन्ड का हम डेफिनेशन देखेंगे। आयोनिक बॉन्ड किसे एग्जैक्टली हम कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होता है? तो आयोनिक बॉन्ड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक interaction between two opposite ions which holds two atom together is called as ionic bond। आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या कह रहा है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस विच होल्ड्स टू एटम टुगेदर। अभी देखो बेटा, मेरे पास सपोज ये ए नाम का कोई आयन है, मतलब कैटायन है, और ये बी नाम का कोई एनायन है। जब ए और बी बॉन्ड बनाते हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू अपोजिट आयंस मींस अपोजिट के आयन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसी को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कह रहे हैं। इसी को, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है ए और बी में, कौन सा इंटरेक्शन है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है बिटवीन टू अपोजिट आयंस। मतलब ए और बी जब आयंस थे उस आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन है। तो आयोनिक बॉन्ड तो अभी हमें समझ आया। अभी आयोनिक बॉन्ड की कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। एग्जांपल्स में NaCl, NaBr, CaF2 और Ki, ये पूरे जो है ये आयोनिक बॉन्ड है बेटा। आयोनिक बॉन्ड है। इसमें यदि अगर देखा जाए तो NaCl में देखा जाए तो Na क्या है? पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। मतलब Na कैटायन, क्लोरीन एनायन। Na कैटायन, ब्रोमीन एनायन। Ca कैटायन, फ्लोरीन एनायन। पोटेशियम कैटायन, आयोडीन एनायन। तो बेटा ये समझ में आना चाहिए एक बॉन्ड किस में बन रहा है? कैटायन एंड एनायन में बॉन्ड बन रहा है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। इसको हम क्या कह रहे हैं हमारी सिंपल सी भाषा में? आयोनिक बॉन्ड। केमिस्ट्री की भाषा में क्या कह रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड कह रहे हैं। देखो बेटा, ये आयोनिक बॉन्ड तो अभी हम सीख लिए। आयोनिक बॉन्ड तो अभी हमने सीख लिया है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंडेंट है, अभी ये देखना है। देखो, आयोनिक बॉन्ड बेसिकली दो चीजों पे निर्भर है, बेस्ड है। अभी वो दो कौन सी चीजें हैं वो देखेंगे बेटा। देखो बेटा, अभी आयोनिक बॉन्ड क्या होता है उसका डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स तो हमने अभी देख लिया है। अभी आयोनिक बॉन्ड किस पर डिपेंड है? आयोनिक बॉन्ड दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। पहली चीज कौन सी है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ आयंस
formation ease of formation of ions, not only formation of ions, ease of formation of ions. ions मतलब कौन से बेटा? cation and anion. From their respective neutral atom. और दूसरी चीज कौन सी है बेटा? दूसरा रूल, दूसरा कौन सा चीज पे डिपेंड है हमारा आयोनिक बॉन्ड? दूसरा ये चीज पे है अरेंजमेंट, थोड़ा ऊपर लिख देंगे, अरेंजमेंट ऑफ cation and anion in ionic solid, that is lattice of crystalline compound, that is lattice of crystalline compound. तो बेटा इन दोनों को समझने के लिए मैं कुछ इधर एग्जांपल लिखता हूं. देखो मेरे पास एक M नाम का एटम है. वो M नाम का एटम कैटायन बना रहा है और उसी का इलेक्ट्रॉन लेके X नाम का एटम एनायन बना रहा है. तो ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव बनाकर एक लैटिस ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, मतलब एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना रहे हैं. देखो बेटा गौर से देखो, मेरे पास एक M नाम का एटम है, M नाम का एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और X नाम का कोई एलिमेंट है वो जो M नाम का इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया वही इलेक्ट्रॉन लेके X निगेटिव मतलब X आनायन बना रहा है. तो अभी पहला रूल हमें क्या कहता है? ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस. ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस मतलब क्या है बेटा? ईज मीन्स क्या? सहजता, आसानी से, मतलब जितना आसानी से हमारे क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे. ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस मतलब जितने आसानी से हमारे आयंस बनेंगे, मतलब आसानी से आयंस बनना बहुत जरूरी है. किस लिए? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए. आयंस किससे बनते हैं? ये न्यूट्रल एटम है. ये देखो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है. ये न्यूट्रल एटम से उसके रेस्पेक्टिव आयंस बनना, आसानी से आयंस बनना ये बहुत जरूरी है. तो आयंस कैसे बनते हैं बेटा? न्यूट्रल एटम से. ये यम नाम का एटम है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद के पास का रिमूव करके दूसरे को दे रहा है. तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कौन सा एनर्जी लगता है बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इसको क्या कहेंगे हम? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और ये X नाम का एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है. इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी एनर्जी लगेगी. उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखो बेटा हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ईज ऑफ मतलब बहुत सहजते से, बहुत आसानी से हमें क्या बनने चाहिए? आयंस बनने चाहिए फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम. तो बेटा
तो बेटा न्यूट्रल एटम, तो बेटा अभी हमारे पास एम है, एम नाम का एटम है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy is required to remove an electron from element. Amount of energy is required to remove electron from element. ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन टू एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो एनर्जी लगेगी इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उसको हम क्या कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह रहे हैं। जो एनर्जी लगेगी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे हैं। बराबर है। तो अभी ये माजरा है, ये क्वेश्चन है कि अभी आयोनिक बॉन्ड किसमें बनता है, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जो एनर्जी है वो कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए इसका मतलब ही क्या है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से, सहजता से, जल्दी से निकलना चाहिए। समझ आया, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलना चाहिए, आसानी से, वेरी इजी वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए। किस लिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यदि अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से, जल्दी से रिमूव होना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसको रिमूव करने वाली एनर्जी उसको कम लगेगी। यदि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है आसानी से निकलता हो तो उसको एनर्जी कम लगेगी। यदि अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता हो तो जाहिर सी बात है उसको एनर्जी ज्यादा देके हमको निकलवाना पड़ेगा। समझ आ रहा है मेरी बात। तो अभी हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए कि जिसका इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से निकलता हो, बहुत ही इजी वे से निकलता हो, ऐसा हमें एलिमेंट चाहिए आयोनिक बॉन्ड के लिए, कैटायन बनाने के लिए। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। कम से क्यों, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता हो, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमको क्या चाहिए, कम से कम चाहिए। तो मैं इधर लिखता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लेस। अब दूसरी बात है, यदि अगर जो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, एनायन बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी कैसे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो एनर्जी कैसे लेने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या चाहिए, शुड बी मोर। ये क्या चाहिए, शुड बी मोर। देखो, और इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। इधर देखो, इसे ही, यही बात मैं अभी अच्छे से समझने के लिए इसका एक एग्जांपल लेता हूं। अभी देखो, हमारे पास NaCl मॉलिक्यूल है। अब हमको मालूम है Na का एटॉमिक नंबर क्या है, L1 है। मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो बेटा, अभी हम क्या कह रहे हैं, कैटायन देख रहे हैं। कैटायन, मैं क्या बोला आप लोगों को, ये कैटायन बनाने के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम से कम होनी चाहिए। अभी Na के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। जब वो इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन जब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसके पास क्या बचेगा बेटा, 1s2 2s2 2p6। उसके पास बचेगा क्या, 1s2 2s2 2p6। ये इलेक्ट्रॉन तो वो रिमूव कर दिया, मतलब डोनेट किया। ये जो है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है बेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है। आपने यदि अगर पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन का बेटा।
किसका कॉन्फ़िगरेशन है ये? नियॉन का। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या? वो यदि अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो ऑक्टेट भी बना रहा है और स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का अचीव कर रहा है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है। वो क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है। मतलब क्या है? यदि अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल बन रहा हूं तो मैं स्टेबल ही बनना चाहता हूं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। यदि अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से देगा। इलेक्ट्रॉन वो आसानी से देगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल बन रहा है। तो एनीवे सबको स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से देगा। आसानी से जब इलेक्ट्रॉन देगा तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम ही होगी बेटा। इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, एकदम आसानी से दे रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी हमारी? कम से कम होगी। समझ आ रही है मेरी बात? वो देखो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये स्टेबल बन गया। वो कॉन्फ़िगरेशन भी नियॉन का पा लिया तो ये क्या हो गया बेटा? स्टेबल हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो रहा है, इसलिए यानी कैटायन बनना, इसलिए Na कैटायन बनना इजी है। इजी है मतलब लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। रिक्वायर लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो क्यों लगेगी तो आपको ये मैंने बता दिया है, क्योंकि ये रिमूव होने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है, वो नोबेल गैस का नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है, इसलिए वो स्टेबल बन रहा है, इसलिए वो आसानी से देगा इलेक्ट्रॉन। जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी कम हो, ऑटोमेटिक कम हो रही है। तो बेटा ये हो गया नियॉन, ये हो गया सोडियम का, ये हो गया अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने समझ लिया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होनी चाहिए? अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखो अभी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अभी क्लोरीन के, अभी देखो बेटा क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत चाहिए। इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत चाहिए बेटा। इसको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत चाहिए क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ये जो सोडियम है जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वही एक इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन लेगा। अब देखो बेटा अभी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। अभी इस क्लोरीन नेगेटिव आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? अभी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। इसके क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन एनायन में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन है।
8 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है वही एक्सेप्ट करके क्लोरीन एनायन बन के 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में पा रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है वो? इसका मतलब वो स्टेबल ऑक्टेट पा रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो क्या कर रहा है? स्टेबल ऑक्टेट पा रहा है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर है बेटा? आर्गॉन के बराबर है। इसका मतलब क्या कर रहा है वो? किसके बराबर है? आर्गॉन के बराबर है। वो 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है। आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है। आर्गॉन क्या है? नोबल गैस है बेटा, स्टेबल। तो आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है। तो बेटा उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। 7 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, वो ज्यादा एनर्जी लगा पाएगा। क्यों? उसके इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको स्टेबल ऑक्टेट बनाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी सोडियम डोनेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खींच के स्टेबल ऑक्टेट बनाएगा, नोबेल गैस के इक्वल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। मतलब वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अभी मैंने यहां पर क्या बोला है आपको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मोर। क्यों मोर बोला है? समझ आया बेटा? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टेबल ऑक्टेट बनाने का भी जरूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट कर रहा है, तो वो खींच के ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगा के खींच के ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ये जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर होनी चाहिए। अब इधर देखोगे तो ये एक एटम जो है वो कैटायन बना रहा है, एक एलिमेंट जो है वो कैटायन बना रहा है और एक एलिमेंट जो है वो आयन बना रहा है। दोनों भी आयन्स है, न्यूट्रल एटम से आयन्स बन रहे हैं, मगर एक जो है वो कैटायन बना रहा है, एक जो है एनायन बना रहा है। अब यदि अगर NaCl का ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको समझ आ रहा होगा NaCl में Na क्या है बेटा? मेटल है। क्या है? मेटल है। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो एक जाहिर सी बात है क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। यानी क्या है? मेटल। तो जाहिर सी बात है बेटा, जो मेटल्स, ये जो आयोनिक बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है बेटा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। अभी मेटल क्या करेगा बेटा? मेटल क्या कर रहा है? कैटायन फॉर्म कर रहा है। और नॉन मेटल क्या फॉर्म कर रहा है? अनायन फॉर्म कर रहा है। देखो बेटा ये क्या है? हमारा मेटल है। तो मेटल क्या फॉर्म करेगा? मेटल कैटायन। नॉन मेटल एनायन। समझ आ रहा? ये जो मेटल है, मेटल क्या कर रहा है? कैटायन फॉर्म कर रहा है। ये जो नॉन मेटल है वो एनायन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और मेटल क्या करेगा? स्टेबल। मेटल क्या करेगा? कैटायन बनाएगा। और एनायन क्या करेगा? मेटल क्या करेगा? कैटायन बनाएगा। और नॉन मेटल क्या करेगा? एनायन बनाएगा। तो ये बात यहां पर कहानी इधर खत्म होती है। ये जो आयनिक बॉन्ड है ये 2 मुद्दों पर आधारित है। पहला ये वाला है और दूसरा अभी देखो, अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन इन सॉलिड, दैट इज लैटिस क्रिस्टलाइन कंपाउंड। मतलब ये जो 2 कैटायन है और एनायन है, मतलब ये जो M पॉजिटिव X नेगेटिव है उसका अरेंजमेंट के ऊपर भी
डिपेंड होता है। देखो इसका अरेंजमेंट जो है ये इस क्रिस्टलाइन लैटिस कंपाउंड में आप देख सकते हो, ये अरेंजमेंट जो है ये 3D डायमेंशनल में होता है। उसका अरेंजमेंट का स्टाइल भी डिफरेंट होगा, लेकिन वो अरेंजमेंट के हिसाब से भी, अरेंजमेंट के ऊपर भी आयोनिक बॉन्ड डिपेंड होता है। तो सेकंड रूल यही कहना चाहता है कि अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड आयन इन आयनिक सॉलिड दैट इज क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इसके ऊपर भी ये अरेंजमेंट जो है इसके ऊपर भी ये आयोनिक बॉन्ड डिपेंड होता है। बस ये दो रूल के ऊपर ये आयोनिक बॉन्ड बेस्ड था। अभी हम आयोनिक बॉन्ड के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखने वाले हैं। अभी देखेंगे थर्ड पॉइंट ऑफ आयोनिक बॉन्ड। थर्ड पॉइंट ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड in crystalline state. In ionic compound in crystalline state in order consist of three-dimensional arrangement of cation and anion which holds together by Coulombic interaction energy. देखो बेटा, इस पॉइंट में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। इस पॉइंट में एक ही चीज वो कहना चाहता है कि आयोनिक कंपाउंड जो है ये क्रिस्टलाइन स्टेट है। क्रिस्टलाइन स्टेट कैसा होता है? यही क्रिस्टलाइन स्टेट है। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। देखो आयंस आपको 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, बीच में दिख रहा है, सब जगह। मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है आयंस का। ये देखो, ये जो स्मॉल डॉट है वो क्या है? सोडियम है। ये बिग डॉट है वो क्लोरीन है। तो सोडियम का और क्लोरीन का यदि अगर इसमें अरेंजमेंट देखोगे तो ये अरेंजमेंट किस तरह से है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किस तरह से है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। और ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो होल्ड करने वाला जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं? कूलम्बिक इंटरेक्शन कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? कूलम्बिक इंटरेक्शन कह रहे हैं। तो ये बेसिकली पॉइंट यही कह रहा है कि जो आयन्स इन क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में है, मतलब ये सोडियम क्लोराइड जो आयन है, अभी एनर्जी में एग्जांपल में NaCl का हमने एग्जांपल लिया था। तो इसमें क्या है? ये जो आयन्स कंसिस्ट है इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड में, यदि अगर सोडियम क्लोरीन जो है वो 3 डायमेंशनली अरेंज है, 3 डायमेंशनली अरेंज है। और वो आयंस को होल्ड करने के लिए जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो कूलम्बिक इंटरेक्शन एनर्जी है। कूलम्बिक फोर्स है जो उसको होल्ड करके रखता है, जो उसको आयनिक सॉलिड में होल्ड करके रखता है। दैट्स इट। यही चीज इस पॉइंट से हमको क्लियर हो जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। चौथा पॉइंट में बच्चों, इन आयनिक सॉलिड, in ionic solid, sum of electron gain enthalpy may be positive, but still crystalline structure is stabilized by देखो बेटा, ये 4th पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है? इन आयोनिक सॉलिड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी may be positive, but still crystalline structure is stabilized by releasing energy in the formation of crystal lattice. देखो बेटा, ये समझने के लिए अभी एक हम एग्जांपल का मदद लेंगे, एक एग्जांपल का हेल्प लेंगे ये पॉइंट समझने के लिए। देखो अभी हमारे पास एक एग्जांपल है NaCl। आप सभी को मालूम है NaCl में Na क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो बेटा Na क्या करेगा? उसका कुछ क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। Na क्या करेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। Na पॉजिटिव आयन तैयार करेगा। देखो बेटा,
ये Na है, Na क्या कर रहा है, Na पॉजिटिव बना के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब क्या मैंने पहले इसमें समझाया है, पहले कुछ टाइम पहले मैंने समझाया है, ये इसको रिमूव करने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, ये रिलीज इन एनर्जी है, रिमूव करने के लिए एनर्जी रिलीज होती है। ये रिलीज इन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 495.7 किलो जूल मोल इनवर्स। कितनी है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सोडियम आयन बनाए, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है और इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बेटा यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन लेगा। यही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्लोरीन ले रहा है और क्लोरीन नेगेटिव। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, -34 किलो जूल मोल है। -347.7 किलो जूल मोल है। तो इसका सम करने के बाद, इसका देखो बेटा, अभी और एक बार मैं आपको ये चीज मैं बताने जा रहा हूं। ये क्या कह रहा है, इन आयोनिक सॉलिड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है, मे बी पॉजिटिव बट स्टिल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय रिलीज इन एनर्जी। रिलीज इन एनर्जी का ये एनर्जी है। देखो इन दोनों का अभी हमको क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। ये सम करने के बाद इसका जो एनर्जी आएगा इतना आएगा बेटा। कितना आएगा, इतना आएगा। इन दोनों का सम करने के बाद वो 147 है। अभी देखो बेटा, ये क्या है, ये रिलीज एनर्जी है। क्या है, रिलीज एनर्जी। रिलीज इन एनर्जी क्या है, 495.8 किलो जूल मोल इनवर्स। देखा जाए तो ये रिलीज इन एनर्जी किस ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 147.1 किलो जूल मोल पर इनवर्स से ज्यादा है। रिलीज एनर्जी ज्यादा है, इतने से, किससे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। अभी देखो बेटा, ये वही कह रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव बट स्टिल ये क्या हो सकती है, ये जो क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है, मगर स्टिल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये जैसे जो स्ट्रक्चर है किससे स्टेबलाइज हो रहे हैं, रिलीज इन एनर्जी। मतलब इससे ही स्टेबलाइज हो रहा है, ये रिलीज इन एनर्जी से ही स्टेबलाइज हो रहे हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या है, इधर रिलीज इन एनर्जी है बेटा, रिलीज इन एनर्जी है। मगर वो स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज हो रहे हैं बेटा, रिलीज इन एनर्जी से ही स्टेबलाइज हो रहे हैं। क्यों, ये जो रिलीज एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 147.1 किलो जूल मोल इनवर्स से ज्यादा है। तो अभी आपको ये सब चीज समझ आई होगी। इन आयोनिक सॉलिड में, ये ऐसे आयोनिक सॉलिड में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव, मतलब ये जो है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हमारे यहां इधर नेगेटिव है, में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट स्टिल ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है, ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये किससे स्टेबलाइज हो रहा है, ये रिलीज इन एनर्जी से स्टेबलाइज हो रहा है बेटा। किससे स्टेबलाइज हो रहा है, यही स्टेबलाइज कर रहा है बेटा, किसको, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को। मतलब क्या, दिस वैल्यू
is stabilized to crystal structure. बराबर, वही क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या कर रही है, ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज इन एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी है, वही क्रिस्टल लैटिस को ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रही है। वो रिलीज एनर्जी किस में हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये जो है बेटा क्रिस्टल लैटिस है, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस है। इसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी है, लेकिन इसको ये पूरा फॉर्म होने के बाद इसको हम क्या कह रहे हैं, एक क्रिस्टल लैटिस कह रहे हैं। इसको हम क्या करें, क्रिस्टल लैटिस में हमारे जो सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है वो एक दूसरे के साथ इसी तरीके से बॉन्ड, इसी तरीके से अटैच है, कैसे, कोलोमिक इंटरेक्शन से। तो वो क्या बोल रहा है, क्या ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किससे ज्यादा स्टेबल हो रहा है बेटा, रिलीज इन एनर्जी से। रिलीज इन एनर्जी पता चल गया आपको कितने से ज्यादा है, 147.1 किलो जूल मोल से ज्यादा है। मतलब ये वैल्यू किसको स्टेबल कर रही है, क्रिस्टलाइन लैटिस को फॉर्मेशन होते हुए क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रही है बेटा। ये किसको कर रही है, ये वैल्यू ज्यादा है, रिलीज इन एनर्जी कितने से ज्यादा है, इतने से ज्यादा है वो। इसी तरीके से बेटा अभी और एक पॉइंट इसमें है, आफ्टर कंपनसेशन। अब कंपनसेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंपनसेशन मतलब नुकसान भरपाई जो होती है। मतलब ये 495 में से ये 347.7 जाने के बाद ये 147.1 हमारे पास है। तो आफ्टर कंपनसेशन रिलीज इन एनर्जी इज मोर देन एनर्जी अब्सॉर्प्शन। एनर्जी अब्सॉर्प्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या, एनर्जी अब्सॉर्प्शन है, लेने का है एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज है, एनर्जी रिलीज है। तो अभी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज क्या हो रही है, मोर हो रही है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब एनर्जी गेन कितने से कम है, 140.1 से कम है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, रिलीज इन एनर्जी 147.1 से ज्यादा है। तो और एक पॉइंट मैं यहां पर जोड़ देना चाहता हूं कि ये इसमें का एक सब पॉइंट देखोगे, आफ्टर कंपनसेशन एनर्जी रिलीज इन एनर्जी is more than energy absorbed. देखो इसमें यह सिंपल पॉइंट कह रहा है, क्या हो रहा है, ये जो क्या है, रिलीज एनर्जी 147.1 से ज्यादा है। तो यही बात इधर कह रही है, आफ्टर कंपनसेशन रिलीज इन एनर्जी ज्यादा है, किससे, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी अब्सॉर्प्शन से। यही चीज है, और ये पॉइंट भी बहुत आसान और सिंपल है। इसमें दो ही चीजें ध्यान रखनी है। ये कह रहा है कि ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो रिलीज इन एनर्जी से स्टेबल हो रहा है। बस कैसे स्टेबल हो रहा है, इन दोनों का वैल्यू हमारे पास है, एक का 495.8 है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज का है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा है। तो इसी आधार पर ये क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी only stabilize to crystalline structure in the formation of crystal lattice। ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन के दौरान, एनर्जी रिलीज ही हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रहा है। तो यही सिंपल सा इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, अभी हम जाएंगे आखिरी 5वें पॉइंट के पास। देखो बेटा, 5वां पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है आयनिक बॉन्ड का, द क्वालिटेटिव measurements
the qualitative measurements of stability of ionic compound is provided by enthalpy of lattice formation, enthalpy of lattice formation, and not simply on achieving stable octet. देखो बेटा, ये आखिरी पॉइंट है और सबसे आसान भी पॉइंट है। ये इस पॉइंट में यही है कि ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मतलब ये स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मतलब ये आयोनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो किस पर निर्भर है? एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन मतलब ये लैटिस फॉर्मेशन के लिए जो एंथैल्पी है उसके ऊपर डिपेंड है। जो एंथैल्पी है वो बेटा पूरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एंथैल्पी हर एक लैटिस का एंथैल्पी जो है वो पूरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो उस वैल्यू के ऊपर ही इसका स्टेबिलिटी डिपेंड है। नॉट ओनली सिंपली अचीविंग स्टेबल ऑक्टेट, मतलब स्टेबल ऑक्टेट, ये सोडियम भी स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है, ये क्लोरीन भी स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है, मगर इनके ऑक्टेट के अचीविंग स्टेबल ऑक्टेट के ऊपर भी हमारी ये आयोनिक बॉन्डिंग निर्भर नहीं है। ये ओनली किस पर निर्भर है? उसके स्टेबिलिटी किस पर निर्भर है? स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड प्रोवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन के ऊपर ही हमारी ये स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिपेंड है। अब ये एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन क्या है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखो कि एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन के ऊपर ही ये आयोनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी डिपेंड रहता है। दैट्स इट। तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड देखेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड में पहली प्रॉपर्टी हमारी यह है कि आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन all the bonds। पहली प्रॉपर्टीज हमारी ये कह रही है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो सब अदर बॉन्ड से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा की ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू चार्ज separation, ionic bond is most reactive bond in all the bonds। ये क्या है? इसमें चार्ज का सेपरेशन होता है, इसलिए ये आयोनिक बॉन्ड क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी यही बॉन्ड है, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड भी है, सबसे रिएक्टिव भी है। अब ये तीसरा हम देखेंगे बेटा। इन आयोनिक बॉन्ड शो high melting and
बॉइलिंग पॉइंट। ये आयोनिक कंपाउंड क्या शो करते हैं? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं बेटा। ये चौथा और आखिरी प्रॉपर्टीज है, चौथी और आखिरी प्रॉपर्टीज है आयोनिक कंपाउंड्स are soluble in water and generates ions so it shows electric conductivity। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा? उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं। तो जब वो वाटर में हम उसको ऐड करेंगे तो वो आयन सेपरेट होते हैं, और आयन सेपरेट होने की वजह से वो क्या करते हैं? इट शोज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। मतलब ये आयंस होते हैं, उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो हमारा आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर खत्म हो गया।